Hello, everyone, and a very warm welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik, and today's video is going to be on descriptive statistics. तो आज की वीडियो में हम एक बहुत वैरायटी ऑफ टॉपिक्स कवर करेंगे विद इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है डेटा का, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड क्या होता है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है. एंड आई ऑलरेडी नो दैट स्टैटिस्टिक्स से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, समझ नहीं आती है टॉपिक्स, बट आई एश्योर यू दैट टुडेज वीडियो विल क्लियर ऑल ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स अगर आप पूरी कॉन्सेंट्रेशन से इस वीडियो में हर एक एग्जाम्पल को समझते हुए देखते हैं तो. एंड अ लिटिल हेड्स अप, दिस वीडियो मे गेट अ लिटिल लॉन्ग, ठीक है, हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आई अश्योर यू कि क्वालिटी पूरी बरकरार रहेगी. और लंबी वीडियो इसीलिए ही होगी क्योंकि मैं शायद एग्जाम्पल्स शेयर करने लग जाऊँ आप लोगों के साथ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने लग जाऊँ. सो उस वे में लंबी हो सकती है थोड़ी वीडियो, बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज वॉच इट टिल द एंड, क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स एंड देन मूव ऑन टू अदर वीडियोज. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वील गेट स्टार्टेड. तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा दो टाइप्स के स्टैटिस्टिक्स का, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैट्स. इन्फ्रेंशियल स्टैट्स भी हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे, बट फॉर नाउ व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स? विद इन इट्स नेम यू कैन सी कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन वर्ड आ रहा है डिस्क्रिप्टिव में. सो ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है दैट इज यूज टू मेक सेंस ऑफ डेटा. तो जब भी हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च करते हुए हम डेटा कलेक्ट करते हैं, अब उस डेटा को हम एनालाइज करते हैं तो कोई ना कोई रिजल्ट तो बन के आता है. इफ वी आर डूइंग अ क्वांटिटेटिव रिसर्च, दैट इज जो नंबर्स के साथ डील करती है जो रिसर्च, तो उसमें हमारे पास वेन एवर वी पुट द डेटा पॉइंट्स इन एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, चाहे वो SPSS का सॉफ्टवेयर हो या R प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर हो या गिटहब हो, वेर एवर वी पुट आर डेटा, उससे हमें रिजल्ट टेबल मिलती है. अब उस डेटा का सेंस मेकिंग, यानी कि उस डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, उस डेटा को समराइज करना विदाउट इंटरप्रेटिंग इट. ठीक है, यहाँ पे हम सिंपली स्टेट करते हैं कि हमारे रिसर्च की क्या फाइंडिंग्स आई है. हम उन रिसर्च के फाइंडिंग्स को ना तो इंटरप्रेट कर रहे हैं, ना ही कहीं पे जनरलाइज कर रहे हैं. जैसे यूजुअली हमारा गोल होता है ना कि सैंपल पे जो हमने स्टडी करी और उस सैंपल का जो रिजल्ट आया उसको हम जनरलाइज करना चाह रहे होते हैं टू द पॉपुलेशन, but that is done in inferential statistics. Inferential statistics deals with generalizations, but descriptive stats क्या है? यहाँ पे हम simply research के findings को state कर रहे हैं, उनको organize कर रहे हैं, summarize कर रहे हैं, ताकि अगर कोई इंसान वो देखना चाहे findings तो easily उसको clarity से समझ आए. सो लेट मी ऑल्सो शो यू एन एग्जाम्पल कि कैसे हम डेटा को ऑर्गेनाइज और समराइज कर सकते हैं. सो आई पब्लिश्ड अ रिसर्च पेपर लॉन्ग बैक और उसी से मैंने एक एक्सर्प्ट उठाया है, ये रिसर्च टेबल. सो ये रिसर्च टेबल थी, यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ऑटोनॉमी है, इन्वायरमेंटल मास्टरी, पर्सनल ग्रोथ, सो ऑन एंड सो फोर्थ. यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे भी हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं और कुछ नंबर्स आप देख सकते हो. जैसे पर्सनल ग्रोथ और ऑटोनॉमी के यहाँ पे एक नंबर लिखा है 0.346, है ना, और उसके आगे एक स्टार भी लगा हुआ है. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया कि इस रिजल्ट का क्या मतलब हुआ और समथिंग लाइक दैट. व्हाट आई हैव सिंपली डन इज आई हैव सिंपली अरेंज्ड माय रिजल्ट, आई हैव सिंपली अरेंज्ड माय डेटा एंड समराइज्ड इट इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल. और यही काम होता है हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का. अब डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में हम मतलब जब डेटा को अरेंज करते हैं या डेटा को समराइज या एक्सप्लेन करते हैं तो हम इन तीनों तरीकों को सॉर्ट ऑफ यूज कर सकते हैं टू अरेंज और समराइज आवर डेटा. वी कैन यूज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वी कैन यूज द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वी कैन ऑल्सो यूज द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ऑफ कोर्स यू वुड ऑल अंडरस्टैंड, हमने अपने स्कूल की क्लासेस में पढ़ा है ना, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, मतलब जो एक तरीके का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, समथिंग लाइक दिस. सो दीज आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपका मीन, मीडियन और मोड आ जाता है. ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का बेसिक मतलब ये होता है कि हम अपने डेटा के जो कॉमन ट्रेंड्स हैं कि भाई मेरे डेटा का क्या एवरेज है, मेरे डेटा में कौन सा नंबर है जो मिडिल में है, मिड पॉइंट है मेरे डेटा का, या कौन सा नंबर है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग है. सो वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंडर आ जाएगा. एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में जिसमें हमारे पास रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कवर होती है,
इन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हमारा डेटा कैसे स्प्रेड है एग्जैक्टली, कैसे हमारे डेटा की डिफरेंट वैल्यूज जो हैं वो वेरी कर रही हैं, कि कोई भी वैल्यू हमारे डेटा में मिड पॉइंट से प्रोबेबली कितनी दूर है या मीन से कितनी दूर है, यानी कि जो मेरे डेटा का एवरेज है उससे कोई भी वैल्यू पर्टिकुलर कितनी दूर है. सो ये जो चीजें हैं कि हाउ इज माई डेटा वेरिंग एंड व्हाट इज द वेरिएबिलिटी ऑफ माई डेटा स्कोर्स, दैट इज मेजर्ड इन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. सो ये कुछ 3 तरीके हो सकते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के, ठीक है, अपने डेटा को समराइज करने के. सो वील कवर ऑल ऑफ देम वन बाय वन. शुरू करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है. अब यहाँ पे आप 2 तरीकों की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो. दिस वन इज योर बार ग्राफ, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारे कलरफुल ग्राफ्स दिख रहे हैं, बार्स दिख रहे हैं. एंड द सेकेंड पिक्चर टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड इज अ लाइन ग्राफ, ठीक है. अब बार ग्राफ में आप क्या देख रहे हो, काफी बारी आप बार ग्राफ को देख चुके होगे ऑलरेडी, है ना. यहाँ पे रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं एंड यूजुअली दीज बार ग्राफ्स दे आर यूज्ड टू डिस्प्ले कैटेगरीज ऑफ डेटा. जैसे एप्पल्स हैं तो मेरे पास कितने एप्पल्स हैं, अप्रोक्सीमेटली मैंने 35 के अराउंड डाला हुआ है. या ऑरेंजेस हैं तो कितने हैं, अप्रोक्स मैंने 30 के अराउंड डाला हुआ है. सो जो मेरे डेटा की डिफरेंट कैटेगरीज है, उन कैटेगरीज को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए बार ग्राफ यूज किए जाते हैं, ठीक है. सेकंड चीज बार ग्राफ के बारे में क्या है कि ऑफ कोर्स जो कि आपको विजिबल भी है कि इसमें हम रेक्टेंगुलर बार्स का यूज करते हैं रिप्रेजेंटेशन करने के लिए. एंड बार ग्राफ इज सॉर्ट ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजर, कि जो सिंपलेस्ट तरीका हो सकता है कोई भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का, वो बार ग्राफ है. एंड यहाँ पे हम एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन या एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रहे हैं, हम बस अप्रोक्सीमेट नंबर्स दे रहे हैं. सो दैट इज योर बार ग्राफ. और सेकेंड टाइप का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है लाइन ग्राफ. अब मैंने इन दोनों को आसपास में क्यों रखा है, बिकॉज लाइन ग्राफ एक्चुअली क्या होता है कि लाइन ग्राफ में ये एक लीनियर ग्राफ होता है. जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे हम सिंपली लाइंस को यूज कर रहे हैं, कोई कर्व यूज नहीं हो रही है, लाइंस यूज हो रही है. मैंने पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं और उन पॉइंट्स को फिर लाइन से ज्वाइन कर दिया, है ना. और लाइन ग्राफ यूज होता है किसी भी कंटिन्यूअस डेटा के लिए, जैसे अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी. सो ये क्या है, कंटिन्यूएशन में है ना सारे मंथ्स, और यहाँ पे नंबर्स मेरे कंटिन्यूएशन में है. सो कंटिन्यूअस डेटा को प्रेजेंट करने के लिए हम लाइन ग्राफ यूज करते हैं. सेकेंडली लाइन ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल होते हैं टू प्रेडिक्ट द ट्रेंड्स, या कोई भी फ्यूचर इवेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए. तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि सपोज मेरी सेल्स इतनी थी इस मंथ में, फिर गिर गई, फिर अब बढ़ने लगी है. सो कोई भी फ्यूचर इवेंट प्रेडिक्ट करने के लिए लाइन ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल होते हैं. एंड थर्डली इन लाइन ग्राफ्स वी प्लॉट द एक्चुअल नंबर्स, यानी कि हम एग्जैक्ट डेटा पॉइंट कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैं कोई रफली पॉइंट नहीं कर रही हूँ जैसे बार ग्राफ में था, रादर मैंने एक एग्जैक्ट डेटा पॉइंट किया है अपने लाइन ग्राफ में. एंड दैट इज व्हाट मेक्स देम मोर प्रिसाइज देन योर बार ग्राफ, ठीक है. तो ये 2 तरीकों के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. फिर और भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं. फॉर एग्जांपल ओवर हियर दैट यू सी इज अ हिस्टोग्राम एंड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड दैट यू सी इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. तो अब ये क्या होते हैं, सो हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में कई बच्चे बोलेंगे कि ये सेम ही तो है, बट इफ यू केयरफुली नोटिस बोथ द फिगर्स, यहाँ पे जो बार ग्राफ है इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस दिख रहा है ना, और हिस्टोग्राम में जो बार्स हैं उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है. सेकेंड डिफरेंस क्या हुआ कि बार ग्राफ में जो डेटा है वो कंटिन्यूअस नहीं था, लेकिन हिस्टोग्राम में जो डेटा है वो कंटिन्यूअस है, 60 to 65, 65 to 70. तो यहाँ पे क्या है कि एक कंटिन्यूएशन में मैंने डेटा को अरेंज कर रखा है, और इन सारे डेटा पॉइंट्स में एक इक्वल इंटरवल है. 60 to 65 में 5 नंबर्स आ रहे हैं, इसमें भी 5 नंबर्स आ रहे हैं. सो इक्वल इंटरवल है. सेकेंडली कंटिन्यूअस डेटा है. थर्डली जो ये जो रेक्टेंगुलर बार्स हैं इनके बीच में कोई गैप नहीं है क्योंकि डेटा ही कंटिन्यूअस है. सो दीज आर सम मेजर डिफरेंसेस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम, ठीक है. तो जब भी आपको कंटिन्यूअस डेटा को रिप्रेजेंट कराना है, इक्वल इंटरवल्स पे रिप्रेजेंट कराना है, यू कैन यूज अ हिस्टोग्राम. और नेचुरल है कि अगर मेरे कंटिन्यूअस डेटा है और बार्स में कोई गैप नहीं है और इक्वल इंटरवल्स है, तो ये जो बार्स की लेंथ होगी वो भी इक्वल ही, मतलब विड्थ होगी वो भी इक्वल ही होगी, है ना. सो सारे बार्स की जो विड्थ है वो भी इक्वल होती है हमारे हिस्टोग्राम में. एंड देन वी ऑल्सो हैव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक्चुअली क्या होता है ना कि ये जो आपके हिस्टोग्राम है इसके जो मिड पॉइंट्स हैं, ये जैसे आप देख रहे हो एग्जाम्पल में,
ये हिस्टोग्राम है और दीज आर द सपोजिडली द मिड पॉइंट्स। अब मैं एग्जैक्टली स्केल्स वगैरह यूज करके तो मेजर नहीं कर रही हूँ, बट दीज आर अप्रोक्सीमेट मिड पॉइंट्स। जब हम हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं लीनियर लाइन से, यानी कि स्ट्रेट लाइन से, तो क्या बन के आता है, तो बन के आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हिस्टोग्राम्स के ही काफी सिमिलर होते हैं। और लेकिन फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यार अगर हम सिंपली इनके मिड पॉइंट्स कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर अगर हिस्टोग्राम के सिमिलर ही हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, तो आखिर यूज क्यों हो रहा है, व्हाई आर वी यूजिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स? सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स आर मोर यूजफुल देन हिस्टोग्राम्स, क्योंकि ये हमें किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप अंडरस्टैंड करने में ज्यादा अच्छे से मदद करते हैं। अब एक तो है कि आप यहाँ पे सिंपल से बार देखो, लेट मी जस्ट मेक इट अ लिटिल मोर क्लियरर फॉर यू ऑल। ठीक है, तो एक तो है कि आप यहाँ पे बार्स के फॉर्म में देखो तो यू विल नॉट प्रोबेबली अंडरस्टैंड द शेप ऑफ द डेटा मोर नाइसली, बट एक तो आप इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को देखो, सो यहाँ पे आपको डेटा का अरेंजमेंट, डेटा का शेप, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्लियरली समझ आएगा। तो इसीलिए जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है उसको नंबर 1 किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज किया जाता है, एंड नंबर 2 जब भी हमें 2 या 2 से ज्यादा सेट्स ऑफ डेटा को कंपेयर करना हो तो उसके लिए भी यूजफुल होता है। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक और डेटा सेट है और उस डेटा सेट को मैंने कुछ ऐसे करके पॉइंट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इजीली इन दोनों डेटा सेट्स को कंपेयर कर सकती हूँ। सपोज एक और मेरे पास डेटा सेट है, थर्ड वाला। ठीक है, लेट मी यूज सम अदर कलर फॉर दैट। सो एक और डेटा सेट है, वो कुछ ऐसे प्लॉटेड है। सो यहाँ पे जो ये तीनों डेटा सेट्स हैं उनको मैं इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ, इजीली इन सारे डेटा सेट्स को मैं कंपेयर कर सकती हूँ। सो दैट इज व्हाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स आल्सो आर वेरी इंपॉर्टेंट। Then another type of graphical representation is known as line plot. तो ये होता है लाइन प्लॉट। लाइन प्लॉट एक बड़ा सिंपल सा ही तरीका है वैसे। इसमें क्या होता है ना कि आपके पास एक नंबर लाइन है, जैसे इस केस में हमने उस लाइन में द डेज ऑफ वीक डाल रखा है, मंडे ट्यूसडे टू संडे, और जैसे जैसे आपके यहाँ पे नंबर ऑफ कार्स सोल्ड है जो एक्स रिप्रेजेंट करे, दिस एक्स इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डे। सो मंडे को 4 कार सोल्ड मतलब सेल हुई, तो मैंने वहां पे जो है 4 क्रॉस मार्क्स लगा दिए। ट्यूसडे को 3 हुई, वेंसडे को 5 हुई, फिर थर्सडे को 2 हुई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ होता गया। सो लाइन प्लॉट इज बेसिकली शोइंग यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा ऑन अ गिवन नंबर लाइन, और ये जो x है इसको प्लेस किया जाता है अबव द नंबर लाइन ईच टाइम दैट पर्टिकुलर डेटा अकर्स। तो जितनी भी बार सपोज मंडे को मेरी 4 गाड़ियां बिकी तो मैंने 4 बार x डाल दिया मंडे के आगे। सो ये एक बड़ा सिंपल सा ही रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम लाइन प्लॉट बोलते हैं। देन अनदर टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन जिससे आप लोग काफी ज्यादा फेमिलियर भी होंगे इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी टेबल। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में हम बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल शो करती है कि it basically shows you the number of data sets that fall within a given interval। तो यहाँ पे ये जो मार्क्स हैं ये मार्क्स के इंटरवल है। सपोज कोई एग्जाम था जो 100 मार्क्स का था, और ज्यादातर मतलब बच्चों का जो लीस्ट स्कोर था दैट वाज 15, और एक बच्चे का जो हाईएस्ट स्कोर था दैट वाज अराउंड 69। सो मैंने जो है इंटरवल्स फॉर्म कर दिए कि भाई 15 to 19, 20 to 24, और यहाँ पे क्या है इक्वल इंटरवल्स हैं, हर एक इंटरवल के बीच में इक्वल ही गैप है, और उसके आगे मैं फ्रीक्वेंसी मार्क कर दूंगी कि भाई कितने बच्चों का 15 to 19 के बीच में मार्क्स आए हैं। सो देयर आर 9 students who scored between 15 to 19 marks. There was only 1 student who scored between 65 to 69 marks, या फिर 45 students थे जिन्होंने 35 to 39 marks के बीच में स्कोर किया। ठीक है, तो ये होता है आपका एक फ्रीक्वेंसी टेबल जहां पे मैं सॉर्ट ऑफ उन पीसेस ऑफ डेटा को मार्क कर रही हूँ जो पर्टिकुलर इंटरवल में फॉल कर रहे हैं। सो आपने कभी टैली भी देखा होगा ना कि जैसे 1 हुआ तो आपने 1 डाला, फिर 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, और 5 होते ही हमने इसको कट कर दिया। दैट वाज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फ्रीक्वेंसी, बट वो फ्रीक्वेंसी जो था वो अनग्रुप्ड डेटा के लिए था। अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, जो रैंडमली आपके पास थोड़े बहुत नंबर है, रॉ नंबर्स हैं, बट ये क्या है हमारा ग्रुप्ड डेटा है। मैंने इसको क्लास इंटरवल्स में डिवाइड किया हुआ है, आपस में ग्रुप हो रखे हैं ये, सो दिस बिकम्स माय ग्रुप डेटा। फिर एक और टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज स्टेम एंड लीफ प्लॉट। ठीक है, स्टेम एंड लीफ प्लॉट इसको बोला जाता है। तो सपोज ये मेरे डेटा में नंबर्स हैं 15, 16, 21 टिल 41, तो ये मेरे कुछ डेटा सेट्स हैं,
अब ये डेटा सेट्स रैंडमली डिवाइडेड हैं और मेरे पास क्वेश्चन आता है कि यू हैव टू अरेंज दिस डेटा सेट इन स्टेम एंड लीफ प्लॉट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मैं कैसे अरेंज करूंगी? तो यहाँ पे जो मेरे पास डेटा सेट्स हैं, इसकी अगर आप टेंस की, वंस और टेंस क्या होता है, जैसे ये 15 नंबर है ना, 15 नंबर है, तो इसका 5 क्या है, वंस प्लेस है, और 1 यहाँ पे क्या है, वो टेंस की प्लेस में है, क्योंकि 15 इज एक्चुअली 10 + 5 है ना। सो ये वंस और टेंस प्लेस, आई होप आप लोगों को क्लियर है ये बेसिक मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे मैं इसकी टेंस की प्लेस देखूंगी, लोएस्ट टेंस की प्लेस क्या है, 1, और हाईएस्ट क्या है, यहाँ पे 2 भी है, 2 से बड़ा 3 भी है, और 3 से बड़ा 4 भी है, पर 4 से बड़ा कोई और नहीं है। तो ये जो टेंस की प्लेसेस हैं ये मेरे स्टेम बनाएंगी। सो 1 2 3 4 तक मैंने यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि लोएस्ट 1 है और हाईएस्ट क्या है, 4। सपोज आपके पास कोई सिंगल नंबर का डिजिट होता, सपोज 5, तो उसकी स्टेम क्या होती, उसकी स्टेम हो जाती 0। तो यहाँ पे हम फिर 0 से शुरू करते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 15 से छोटा कोई नंबर नहीं है, यानी कि 1 से छोटी कोई स्टेम नहीं है, तो मैं 1 2 3 4 स्टेम्स डाल दूंगी। और लीफ में कैसे पुट इन करूंगी, तो स्टेम, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनकी स्टेम 1 है, 2 ही नंबर्स है मेरे पास, 15 और 16। तो 1 के आगे लीफ के पार्ट में मैं लगा दूंगी 5 और 6। बट इसको हम रीड कैसे करेंगे, 1 5 15, 1 6 16, ठीक है। तो ये स्टेम अलग कर दी मैंने, लीफ अलग कर दी। So instead of putting all these numbers in such a big way, मैं सिंपली उन्हें स्टेम एंड लीफ के रिप्रेजेंटेशन में कर दूंगी कि जो नंबर्स के कॉमन स्टेम है उनको मैंने स्टेम कॉमन में डाल दिया और उनके आगे वाले जो डिफरेंट नंबर्स है वो पुट इन कर दिए। सपोज यहाँ पे एक और 16 होता, तो क्या मैं फिर से 6 लिखती? हाँ जी बिल्कुल लिखती, ठीक है, फिर से भी 6 लिखती। अब उसके बाद मेरे पास स्टेम आता है 2 का, तो कौन से नंबर्स है जिनके पास 2 का स्टेम है, 21 to 26 है, तो 21 का 2 तो स्टेम में चला गया, लीफ में 1 में डाल दूंगी 1। 23 को कैसे पुट इन करूंगी, 2 ऑलरेडी स्टेम में प्लेस्ड है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 3 लिख दिया। 23 फिर से रिपीट हुआ, फिर से मैंने 3 लिखा। 26 फिर से 2 बार आया, तो 2 बार जो है मैंने 6 नंबर लिख दिया, और 2 तो ऑलरेडी था ही। फिर मैं 3 का स्टेम देखूंगी, 2 ही नंबर्स हैं, 30 और 32। 3 स्टेम में ऑलरेडी पुट इन कर चुकी हूँ, इसकी लीफ पुट इन कर दूंगी 0 और 2। और फिर 41, ठीक है, 4 का स्टेम में सिर्फ एक ही नंबर है, तो स्टेम 4 है और 1 मेरा लीफ है। तो क्या आपको ये क्लियर है, स्टेम एंड लीफ रिप्रेजेंटेशन? ठीक है, बहुत सिंपल सा और इजी सा ही है वैसे, ये इतना कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं एज सच, बट आई होप यू आर क्लियर विद स्टेम एंड लीफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एंड अनदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज पाई चार्ट, या फिर कई लोग इसको सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं। वंस अगेन पाई चार्ट्स तो आप लोग देख ही चुके हैं, पिज्जा के फॉर्मेट में भी होता है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि पिज्जा खाने का मन हो गया, बिकॉज स्कूल में जब भी मेरी टीचर, जो मैथमेटिक्स की टीचर थी इन स्कूल टाइम्स, whenever she used to teach this pie chart, she always used to give the example of pizza, और हम सब फ्रेंड्स का एकदम से मन हो जाता था पिज्जा खाने का, ठीक है। सो ये जो हमारे पाई चार्ट होते हैं वो ग्राफ के फॉर्मेट में होते हैं, जिसमें एक सर्कल होता है, और उन सर्कल्स को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से पर्टिकुलर वेरिएबल का कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पे फेवरेट टाइप ऑफ मूवी सपोज मेजर किए गए अलग अलग लोगों के, तो कॉमेडी फेवरेट है 20% लोगों की, एक्शन 25% की, रोमांस 30% की, ड्रामा 5% की, एंड साइफाई 20% की। सो ऐसे करके भी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। सो दीज वर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि कैसे हम एक पिक्टोरियल फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें कवर होगा मीन, मीडियन, मोड। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, कि हम डेटा में कॉमन ट्रेंड्स अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो वील बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग मीन। मीन बेसिकली क्या होता है, किसी भी डेटा का एवरेज निकालना। हम बोलते हैं ना कि इस डेटा का मीन क्या है, उसका बेसिक मतलब होता है कि इस डेटा का एवरेज क्या है। मतलब ऑन एन एवरेज इन बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने क्या स्कोर किया है। सो समटाइम्स इन क्लास ऑल्सो यू मस्ट हैव हर्ड कि ऑन एन एवरेज क्या स्कोर रहा है बच्चों का। तो उसका मतलब यही होता है कि 100 नंबर का पेपर था, तो ज्यादातर बच्चों का मतलब, अगर मैं बोल दूं कि एवरेज स्कोर हैज बीन 52, तो दैट मीन्स ज्यादातर बच्चों का जो स्कोर है वो 50s या 60s में ही लाई कर रहा था। सो दैट इज योर मीन। अब बात आती है कि मीन हम किसी भी डेटा का कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अनग्रुप्ड डेटा का मीन एक अलग तरीके से कैलकुलेट होता है, और ग्रुप्ड डेटा का मीन एक अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। नाउ यू विल आस्क मी कि अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा में डिफरेंस क्या है।
अनग्रुप डेटा जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो सिंपल रॉ नंबर्स हमको दे दिए गए, जैसे आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं ना 1 2 3 4 5, ये मेरे डेटा सेट है। तो ये क्या है? अनग्रुप डेटा। यहाँ पे ये कोई ग्रुप्स में तो डिवाइडेड नहीं है, इंडिविजुअल नंबर्स मुझे गिवन है। और ग्रुप्ड डेटा क्या होगा? जैसे ये सैम्पल प्रॉब्लम है, इसको हम थोड़ी देर में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप ये क्लास इंटरवल वाली लाइन देख रहे हैं, 195 to 199, 190 to 194, ऑल ऑफ दीज आर कमिंग अंडर ग्रुप्ड डेटा, क्योंकि मैंने इस पूरे डेटा को रैंडमली नंबर्स नहीं दिए, रादर मैंने इनको ग्रुप्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। सो अनग्रुप्ड डेटा का मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। तो ये जो आप साइन देख रहे हो सिग्मा का, ये समेशन का जो ये आप साइन देख रहे हो, ये समेशन के साइन का मतलब होता है टोटल, कि मतलब आप पूरे नंबर्स का टोटल कर दो। एक्स का यहाँ पे मतलब क्या है? एक्स इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द डेटा पॉइंट्स दैट यू हैव, और एन का मतलब है कि कितने नंबर हैं डेटास के। तो जैसे ये एग्जाम्पल लेके मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। एग्जाम्पल है कि आपको बोला जाता है कि ये कुछ डेटा पॉइंट्स है 1 2 3 4 5, और आपको इसका मीन निकालना है, यानी कि इस पूरे डेटा का एवरेज निकालना है आपको। तो आप कैसे निकालोगे कि ये कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। तो आपका n क्या हो गया? ऑटोमेटिकली 5 हो गया। ठीक है, तो ये आपका n डिनोमिनेटर में चला गया 5, क्योंकि 5 नंबर है। सेकेंड चीज आप क्या देखोगे कि अच्छा इन सारे नंबर्स को आप एक एक करके ऐड करोगे, बिकॉज यहाँ पे लिखा है समेशन x। सो एडिंग ऑल दीज डेटा पॉइंट्स, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स जो कि 5 है, और फिर आप जब इसको सॉल्व करोगे सो निकल के आएगा 3 एज योर मीन। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द मीन और एवरेज ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुप्ड डेटा का मीन कैलकुलेट करने का कुछ और फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में ये चीज तो सेम ही है, समेशन। अब यहाँ पे f का मतलब क्या है? f इज बेसिकली योर फ्रीक्वेंसी एंड x ओवर हियर रिप्रेजेंट्स योर मिड पॉइंट। मतलब बेसिकली fx है when you are calculating the sum of midpoint multiplied by frequency। तो जब आप अपने मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके उसका सम कैलकुलेट करोगे और उसको डिवाइड करोगे बाय द टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द मीन ऑफ ग्रुप डेटा। तो अब हम इस सैंपल प्रॉब्लम को देखेंगे और इसकी मदद से हम अपने डेटा का जो है मीन कैलकुलेट करना सीखेंगे ग्रुप्ड डेटा का। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इस ग्रुप्ड डेटा का मीन, वो जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सो लेट मी कम बैक टू दिस टेबल। अब यहाँ पे जो दो टेबल्स हैं इन विच यू आर हैविंग क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, जो कि ग्रीन से शेड में मैंने कर रखी है, दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। ठीक है, क्लास इंटरवल भी आपको गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन होगी, लेकिन जो दूसरे दो ब्लॉक्स हैं जिसको मैंने व्हाइट शेड में ही डाला हुआ है, विच इज मिड पॉइंट एंड f इंटू एक्स, ये आपको खुद निकालना है। अब खुद आप कैसे निकालोगे? तो क्लास इंटरवल आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी क्या है? वंस अगेन हमने देखा था ना फ्रीक्वेंसी टेबल में कि भाई इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में कितनी बारी कोई स्कोर आया, तो 195 to 199 के बीच में सपोज एक ही स्कोर आया जो 197 था, तो मैंने उसके आगे फ्रीक्वेंसी डाल दी 1। या 190 to 194 में सपोज सिर्फ दो ही स्कोर्स आए, एक 191 आया था और एक 193 एंड नथिंग एल्स, सो मैंने उसके आगे फ्रीक्वेंसी डाल दी 2। सो ये दो इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी। अब आपको मिड पॉइंट निकालना है, तो आप क्लास इंटरवल पे जाओगे, 195 to 199 का मिड पॉइंट निकल के आएगा 197। अभी तो फिलहाल आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ऑफ कोर्स इसका मिड पॉइंट जो है यानी कि मिडिल वैल्यू 197 आएगी, बट कई बार ऐसे क्लास इंटरवल्स भी आ सकते हैं जिसमें आपको ना क्लियरली समझ आए। सो हाउ डू यू एक्चुअली कैलकुलेट द मिड पॉइंट? इन दोनों क्लास इंटरवल्स को ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर देंगे। सो बेसिकली 195 प्लस 199 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू द मिड पॉइंट ऑफ दिस क्लास इंटरवल। सिमिलरली फिर आप सेकंड क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकालोगे, 190 प्लस 194 दैट विल गिव यू 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल गिव यू 192। तो ऐसे करते करते आप अपने पूरे के पूरे डेटा सेट के क्लास ये जो है मिड पॉइंट्स निकाल लोगे विद द हेल्प ऑफ क्लास इंटरवल। अब हमारे मीन निकालने के फॉर्मूला में क्या था कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस चीज को? मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी के साथ। तो मिड पॉइंट तो भाई हमने निकाल लिए, फ्रीक्वेंसी हमें ऑलरेडी गिवन है, मिड पॉइंट को हम x से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट हमने निकाल लिए, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, तो अब हमें क्या निकालना है? हमें फ्रीक्वेंसी इंटू मिड पॉइंट निकालना है, दैट इज fx। तो मैं करूंगी 1 इंटू 197 दैट विल गिव मी 197।
192 इंटू 2 विल गिव मी 384। तो ऐसे करते करते मैं इन सारे फ्रीक्वेंसीज और मिड पॉइंट्स को जो है मल्टीप्लाई करती जाऊंगी और यहाँ पे एक पूरी फिर से टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ मेरे फॉर्मूला में एफ एक्स तो लिखा था, पर उसके आगे अगर आप ध्यान से देखो तो एक और साइन था जो कि साइन है समेशन का, यानी कि इन सारे मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लिकेशन का टोटल। तो अब मैं क्या करूंगी, इस पूरे एफ एक्स में जितने भी नंबर्स हैं इस पर्टिकुलर कॉलम में उन सबको ऐड करूंगी। सो 197 प्लस 384 प्लस 748 टिल प्लस 142 करती जाऊंगी और क्या निकल के आया, मेरा सम एफ एक्स समेशन निकल के आता है 8540। ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था, ठीक है, चिंता मत कीजिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं। ऑलराइट, सो एफ एक्स मेरा ये निकल के आ गया। टोटल एफ भी मैं निकाल लूंगी। वैसे यूजुअली जो टोटल होता है फ्रीक्वेंसी का वो गिवन ही होता है, लेकिन आप नो प्रॉब्लम निकाल भी सकते हो। 1 + 2 + 4 अगेन टिल 1 तक ऐड करते करते टोटल फ्रीक्वेंसी मेरी निकल के आई 50। अब मेरे पास ये दोनों वैल्यूज हैं, तो क्या मैं इजीली अपना ग्रुप डेटा का मीन निकाल सकती हूँ। समेशन एफ एक्स क्या निकल के आया, 8540, और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डेटा सेट्स यानी कि नंबर ऑफ स्कोर्स, ये जो एन है वो क्या निकल के आया 50। जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है वही आपके टोटल नंबर ऑफ डेटा स्कोर्स होते हैं या डेटा पॉइंट्स होते हैं। सो हाउ विल आई कैलकुलेट माय मीन नाउ, 8540 को 50 से डिवाइड कर दूंगी और मेरा मीन कुछ निकल के आएगा 170.8। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट कि जो अनग्रुप्ड डेटा है और जो ग्रुप डेटा है उसका मीन कैसे निकालते हैं। और जैसा मैंने आपको इस सैम्पल प्रॉब्लम में करके दिखाया, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी, पर मिड पॉइंट आप खुद निकालोगे विद द हेल्प ऑफ क्लास इंटरवल। फिर फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई करोगे और उन सारे फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट के मल्टीप्लीकेशन वाले नंबर्स को ऐड कर दोगे टू ऑब्टेन योर समेशन एफ एक्स। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको बतानी है, कई बार एमसीक्यूज में आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो DUMA एंट्रेंसेस के होते हैं, कि विच इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है एक्सट्रीम स्कोर से। सो इट इज मीन। ये जो मीन है ना, ये एक्सट्रीम स्कोर से बहुत जल्दी चेंज होती है, इफेक्ट होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अब ये स्कोर्स है 1 2 3 4 5, ठीक है। सपोज इस स्कोर में मैंने एक एक्सट्रीम स्कोर ऐड कर दिया, से फॉर एग्जाम्पल 25, ठीक है। 25 एक एकदम एक्सट्रीम स्कोर है, यानी कि बिल्कुल ही अलग है इन सारे स्कोर से और बहुत बड़ा नंबर है। तो अब आप जब इस पूरे डेटा का मीन निकालोगे ना, वो बिल्कुल ही अलग आएगा 3 से, बहुत बड़ी एकदम से वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज अ लिटिल होमवर्क दैट आई एम गिविंग यू। आपको अनग्रुप डेटा का मीन या एवरेज निकालना तो आता ही है। तो अब मैंने 1 2 3 4 5 का एवरेज निकाला था 3, आप एवरेज निकालेंगे इन सारे नंबर्स का, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 25 डिवाइडेड बाय, अब ये n क्या हो गया हमारा 6 हो गया, क्योंकि मैंने एक और नंबर ऐड कर दिया। तो जो आपका मीन निकल के आएगा वो 3 से बहुत ही एक बड़ा नंबर निकल के आएगा। सो दैट इज प्रूविंग यू कि मीन जो है वो एक्सट्रीम स्कोर से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है। सो दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव ऑफ ऑल। उसके बाद हम दूसरा मेजर पे आते हैं जो कि सेंट्रल टेंडेंसी का है, विच इज योर मीडियन। मीडियन क्या होता है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ योर डेटा। तो जो भी मेरा डेटा है उसमें एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट क्या है मेरे डेटा का, वो मुझे मीडियन बताएगा। अगेन मीडियन को कैलकुलेट करने के तरीके हो सकते हैं, या तो आप अनग्रुप्ड डेटा से मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो अनग्रुप डेटा का, या फिर ग्रुप डेटा भी हो सकता है आपके पास। अगेन वही एग्जांपल मैं आपको फिर से दूंगी। अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा का आपको ऑलरेडी पता ही है मतलब क्या होता है ना। अनग्रुप जो आपको रॉ नंबर्स दिए हो और ग्रुप जो आपको इंटरवल्स में डिवाइड करके दिया हो। सो अनग्रुप डेटा में अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ऑड नंबर ऑफ डेटा हो और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास इवन नंबर ऑफ डेटा हो। तो मीन निकालते हुए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे ऑड नंबर ऑफ डेटा हो या इवन नंबर ऑफ डेटा हो, बट मीडियन निकालते हुए बिकॉज वी आर फाइंडिंग द मिड पॉइंट, सो हमारे फॉर्मूलाज थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे इन केस ऑफ ऑड एंड इवन नंबर। और पहली चीज जो आपको बिल्कुल अपने मन में स्टार मार्क करके रखनी है फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन, वो ये है कि जब भी आपके पास रॉ डेटा के ऐसे स्कोर्स होंगे अनग्रुप डेटा के, उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में या किसी भी एक ऑर्डर में, प्रेफरेबली असेंडिंग होता है वो, उसमें आपको अरेंज करना है। फिर से एक बारी बच्चों की तरह बता देती हूँ, असेंडिंग ऑर्डर क्या है, छोटे से बड़े नंबर पे जाना। तो ये ऑलरेडी डेटा सेट मैंने अरेंज किया हुआ है ना, 7 7 8 9 10 11 12। सो छोटे से बड़े नंबर में आप ऑलरेडी अरेंज्ड इट असेंडिंग ऑर्डर। और ये अगर आप देखोगे तो ऑड नंबर ऑफ डेटा सेट है यहाँ पे, क्योंकि 7 नंबर्स हैं डेटा के, 1 2 3 4 5 6 7। सो इन दिस केस मुझे क्लियरली पता है कि भाई मेरा मीन क्या है, जो एकदम सेंट्रल वैल्यू है वो मेरी कहीं ना कहीं 9 है। आई ऑलरेडी नो माई सेंट्रल वैल्यू इन दिस केस ना। तो यहाँ पे ऑड नंबर का क्या होगा, n + 1 डिवाइडेड बाय 2।
व्हाट इज एन ओवर हियर? एन यहाँ पे मेरी वो सेंट्रल वैल्यू है इस पर्टिकुलर अनग्रुप डेटा की, जो मुझे ऑड नंबर ऑफ डेटा के केस में क्लियरली नजर आ रही है कि भाई 3 नंबर इधर है, 3 नंबर इधर है, तो सेंट्रल वैल्यू ऑफ कोर्स मेरी क्या है? 9। तो 9 मेरा एन हो गया। 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव मी 5 एंड 5 इज द एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। लेकिन अगर मेरा इवन नंबर ऑफ डेटा सेट आ गया एज इन केस ऑफ दिस, यहाँ पे मेरे पास 6 नंबर है, तो ये जो n यहाँ पे मैंने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया था एज 9, वो यहाँ पे तो मैं इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर सपोज मैंने 10 लिया तो लेफ्ट में 3 नंबर है और राइट में 2 नंबर है, तो इक्वल तो नहीं हुआ। 9 लिया तो राइट में 3 नंबर हो गए, लेफ्ट में 2 गए, तब भी इक्वल नहीं हुआ। सो इन दिस केस व्हाट द फॉर्मूला विल बिकम इज n3 प्लस n4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आपकी सेंट्रल 2 मिडल वैल्यूज आप ले लोगे। तो 9 और 10 दोनों मैंने उठा ली, तो लेफ्ट साइड में भी 2 नंबर्स रह गए, राइट साइड में भी 2 नंबर्स रह गए। सो दीज आर द एग्जैक्ट 2 वैल्यूज विच आर देयर इन द मिडल। सो 9 प्लस 10 करके फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगी और 9.5 मेरी इस पर्टिकुलर इवन नंबर ऑफ डेटा का मीडियन निकल आएगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अनग्रुप डेटा का हम मीडियन ऐसे निकालते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा? आई होप आप लोग अपने सोशल मीडिया नहीं चलाने लग गए हैं। कॉन्सेंट्रेशन, अपनी आंख, नाक, कान सब एकदम खोल दो, खिड़कियां, ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रुप डेटा का मीडियन है निकालना, ये थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है आपको। सो आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड इन द मिडल ऑफ द वीडियो। सो लेट अस कॉन्सेंट्रेट वंस अगेन नाउ। ठीक है, तो ग्रुप डेटा का मीडियन निकालने के लिए कुछ ऐसा फॉर्मूला है। थोड़ा सा मैं आपको ऊपर से बता देती हूँ कि इन फॉर्मूलाज में ये जो अल्फाबेट्स, नंबर्स है, उनका क्या मतलब है, बट आई नो आपको एक प्रॉब्लम करे बगैर समझ नहीं आएगा। सो मैं आपके साथ एक सैम्पल प्रॉब्लम भी करूंगी, जैसे मीन में किया था। सो ओवर हियर दिस इज एल। मुझे नहीं पता क्यों ये 1 की तरह लिखा हुआ नजर आ रहा है, बट ये एल है, ठीक है, स्मॉल एल। और ये जो एल है वो रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल अपॉन विच द मीडियन लाइज। ठीक है, तो जैसे हमने जब हम मीन देख रहे थे, रिमेंबर ओवर हियर ये थी ना हमारी क्लास इंटरवल्स। तो सपोज ये क्लास इंटरवल है जिसमें मेरी मीडियन लाई करती है, तो इस क्लास इंटरवल की जो एग्जैक्ट लोअर लिमिट होगी वो रिप्रेजेंट करती है एल। डोंट वरी, आई विल टीच यू लोअर लिमिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, एन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। तो उस केस में हमने देखा था ना टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स क्या आ रहे हैं हमारे। सो टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स आ रहे थे 50, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल बेसिकली। सो एन यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, जिसको मैं 2 से डिवाइड करूंगी और उसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगी मैं एफ। व्हाट इज एफ? एफ इज द सम ऑफ स्कोर्स बिलो एल। वंस अगेन एल क्या था? लोअर लिमिट ऑफ योर इंटरवल अपॉन विच द मीडियन लाइज। और फिर मैं इस पूरे नंबर को एफएम से डिवाइड करूंगी। व्हाट इज एफएम? एफएम है फ्रीक्वेंसी अपॉन विच द मीडियन लाइज एंड आई मल्टीप्लाई इट विद आई। आई क्या है? द लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। अब मुझे अच्छे से पता है सबके सर के ऊपर से गई है ये सारी बातें, ठीक है। तो अब ये सैंपल प्रॉब्लम आप लोग देखिए, वही सेम सैंपल प्रॉब्लम है जो हमने जिसकी मदद से मीन निकाला था। अब हम इसको इसका जो है मीडियन निकालेंगे। ठीक है, मीडियन कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला सबके दिमाग में है, एल प्लस एन बाय 2 माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ एम इंटू आई। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या चीज चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए अपना क्लास इंटरवल, कि भाई कौन सा क्लास इंटरवल है जिसमें मीडियन लाई करिए। क्लास इंटरवल तो कितने सारे हैं यहाँ पे, है ना, देयर आर सो मेनी क्लास इंटरवल्स दैट वी हैव ओवर हियर। लेकिन वो कौन सी क्लास इंटरवल है जिसमें मेरी मीडियन लाई करेगी? So वो चीज निकालने के लिए what you are going to do is over here you will see the total number of class interval, there are 12, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 क्लास इंटरवल्स हैं। अब ये एक इवन नंबर है, तो what I am going to do is 12 को मैं 2 से डिवाइड करूंगी। 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, जल्दी बताइए? 6 आता है ना। तो यानी कि इट इज द 6th क्लास इंटरवल जिसमें मेरी मीडियन है। अब कौन सी है 6th क्लास इंटरवल? फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। दिस इज माय 6th क्लास इंटरवल। और ये वो क्लास इंटरवल है जो मेरे काम की है, और कोई क्लास इंटरवल मेरे काम की यहाँ पे नहीं है। अच्छा, एक चीज जो मैं बताना भूल गई, वैसे मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, लेकिन वंस अगेन जो एरिया ग्रीन में शेडेड है सिर्फ वही इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, बाकी इंफॉर्मेशन जो व्हाइट एरिया में है वो आपको खुद लिखनी है अपनी। ठीक है, चलिए।
सो क्लास इंटरवल हमने आइडेंटिफाई कर ली, दिस इज द क्लास इंटरवल जहां पे कहीं ना कहीं हमारी मीडियन यानी कि हमारे डेटा की मिड पॉइंट लाई कर रही है। कैसे आइडेंटिफाई करी? टोटल नंबर ऑफ क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इवन नंबर था। ठीक है, तो 6th क्लास इंटरवल हमारी निकल के आ गई। अब इस क्लास इंटरवल से हमें बाकी चीजें निकालनी है जो इस फॉर्मूला में पुट इन करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला में क्या आ रहा था? हमारा स्मॉल एल आ रहा था, दैट आई सेड वाज द लोअर लिमिट, एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल ऑन विच मीडियन लाइज। तो क्लास इंटरवल ऑन विच मीडियन लाइज हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अब इस क्लास इंटरवल की एग्जैक्ट लोअर लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, ये क्लास इंटरवल क्या है? 170 टू 174 है। तो 170 यहाँ पे लोअर नंबर है देन 174, और इस 170 में से आप 0.5 माइनस कर देंगे क्योंकि हम लोअर लिमिट निकाल रहे हैं। सपोज अगर आपको बोला जाता कि भाई एग्जैक्ट अपर लिमिट निकालो, तो आप 170 में 0.5 ऐड कर देते, बट यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? एल। एल क्या है? एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल ऑन विच मीडियन लाइज। क्लास इंटरवल जिस पे मीडियन है वो ये है 170 टू 174 वाला, और इसकी एग्जैक्ट लोअर लिमिट होगी 170 माइनस 0.5, दैट विल गिव मी 169.5। ठीक है, ये नंबर आ जाएगा मेरा। तो ये चीज क्या हो गई? ये चीज मेरी एल हो गई, स्मॉल एल। समझ आया सबको ये चीज? ऑल राइट। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आ रही है मेरे फॉर्मूला में? n/2। व्हाट वाज n? आई टोल्ड यू अगेन। n क्या था? n था टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स मेरे क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी मेरी 50 है ना। सारे फ्रीक्वेंसी वाले नंबर्स को अगर आप एड अप कर दोगे 1 से लेके लास्ट वाले 1 तक, तो 50 नंबर निकल के आएगा। दैट मीन्स टोटल स्कोर्स जो मेरे डेटा में है वो 50 स्कोर्स हैं, जो कुछ इन क्लास इंटरवल्स में डिवाइडेड है। तो उस 50 स्कोर को मैं इस n में सब्सटीट्यूट कर दूंगी, एंड 50 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव मी 25, है ना। तो यहां तक भी बात क्लियर है। अब बात आती है इस बड़े वाले f की, जो मुझे इस 25 वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। सो व्हाट वाज दिस f? एज आई टोल्ड यू, इट वाज द सम ऑफ स्कोर्स बिलो द फ्रीक्वेंसी क्लास, है ना। जो मेरा फ्रीक्वेंसी क्लास है उसके नीचे वाले सम ऑफ स्कोर। तो फ्रीक्वेंसी क्लास कौन सा है? 170 टू 174 वाला है ना मेरा फ्रीक्वेंसी क्लास। अब इस पर्टिकुलर इंटरवल से नीचे नीचे वाले जो फ्रीक्वेंसी वाले नंबर है, यानी कि 6, 4, 4, 2, 3, 1, इन सारे नंबर्स को हम कर देंगे ऐड। सो 6 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, एंड दिस विल गिव अस अ टोटल ऑफ 20। सो दैट इज व्हाट योर कैपिटल F स्टैंड्स फॉर। कैपिटल F क्या होता है? सम ऑफ स्कोर्स बिलो योर फ्रीक्वेंसी क्लास। फ्रीक्वेंसी क्लास हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, और इसके नीचे वाले जो फ्रीक्वेंसी के स्कोर्स होंगे उनको आप ऐड करके कैपिटल F निकाल लोगे। अब नेक्स्ट चीज हमारे फॉर्मूला में आती है FM। FM मैंने क्या बताया था? FM बताया था वो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी क्लास की है। तो फ्रीक्वेंसी क्लास कौन सी है? वंस अगेन 170 टू 174 है, और इस फ्रीक्वेंसी क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 10 है। सो यहाँ पे FM हो जाएगा 10। और लास्ट चीज फॉर्मूला में जो आ रही है हमारे, वो आ रही है I। I क्या था? इट वॉज द लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल फिर से क्या है हमारा, जिसमें मीडियन लाई करिए 170 टू 174, इसकी क्या लेंथ है, यानी कि इस इंटरवल में कितने नंबर कवर्ड है। तो 170 है, 171 है, 172 है, 173 है, 174 है। इन टोटल देयर आर 5 numbers that are there in this interval, right? 170 से 174 तक। तो I क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5 हो जाएगा, my length of class interval। समझ आया ये सारा फॉर्मूला? अब देखो कैसे सब्सटीट्यूट होंगी ये सारी चीजें। सो ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला था। एग्जैक्ट ये थी क्या चीज थी? L, लोअर लिमिट ऑफ योर क्लास इंटरवल ऑन विच मीडियन लाइज। हमने निकाल ली थी 169.5। कैसे निकाली थी? 170 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया था, फिर हमने ऐड किया और n/2 किया। n क्या था? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज और डेटा सेट्स। तो वो फ्रीक्वेंसी को एड अप करके 50 निकल के आया, और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। माइनस क्या इसमें से? f क्या था? सम ऑफ स्कोर्स बिलो योर फ्रीक्वेंसी क्लास, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी क्लास से नीचे वाले जो फ्रीक्वेंसी के नंबर्स है उनको एड अप करके क्या निकल के आया था? 20। डिवाइड किया इसको हमने FM से। FM क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ योर क्लास इंटरवल ऑन विच मीडियन लाइज। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 10 है एग्जैक्टली। तो 10 से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई किया I से। I क्या है? लेंथ ऑफ योर क्लास इंटरवल। 170 टू 174 में 5 नंबर कवर हो रहे हैं, सो ये 5 हो गया। और जब आप इस पूरे चीज को सॉल्व करोगे सो निकल के आएगा 172, एंड 172 है आपका मीडियन, यानी कि इस पूरे के पूरे डेटा सेट का मिडिल पॉइंट इज 172।
सो ये मुझे पता है थोड़ा ट्रिकी था पूरा का पूरा फॉर्मूला और फॉर्मूला याद रखना, इसको अप्लाई करना ग्रुप डेटा का, बट आई होप आपको क्लियर है। क्लियर नहीं है तो थोड़ा एक बार वापस थोड़ी पीछे कर दो वीडियो, फिर से देख लो इस पूरे चीज को, आई एम श्योर आपको क्लियर हो जाएगा। और एक दो ऐसे सैम्पल प्रॉब्लम्स सॉल्व करोगे तो आपको ये फॉर्मूला भी जम जाएगा। जम जाएगा माने कि आपको फॉर्मूला जो है याद हो जाएगा, फिर आपको इतना ज्यादा इस पे एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू योर मीडियन, जैसा मैंने आपको मीन के साथ बताया था कि भाई मीन ऐसी चीज है जो एक्सट्रीम स्कोर से तुरंत अफेक्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, लेकिन मीडियन एक मेजरमेंट का जो है स्टेबल इंडेक्स है। मीडियन एक्सट्रीम स्कोर से अफेक्ट नहीं होती। सो इफ एट ऑल एनी क्वेश्चन लाइक दिस कम्स कि कौन सी वो मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी की जो एक्सट्रीम स्कोर से अफेक्ट नहीं होती है, देन इट इज मीडियन, और जो होती है इट इज मीन। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। मीन कैसे निकाल रहे हैं, मीडियन कैसे निकाल रहे हैं, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि है मोड, जो कि एक सिंपलेस्ट मेजर है। ठीक है, बहुत सिंपल क्विक मेजर है हमारा डेटा के बारे में, सेंट्रल टेंडेंसी या डेटा का ट्रेंड अंडरस्टैंड करने के लिए जो सिंपलेस्ट और क्विकेस्ट और एकदम रॉ मेथड है वो है आपका मोड। और मोड होता क्या है, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, यानी कि हमारे पूरे डेटा सेट में वो कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार अकर कर रही है। सो मोड को भी मैं अनग्रुप्ड डेटा का मोड भी निकाल सकती हूँ और ग्रुप्ड डेटा का मोड भी निकाल सकती हूँ। अनग्रुप्ड का कैसे निकालूंगी, अनग्रुप्ड का सिंपली मोड होगा दैट नंबर विच इज अकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो सपोज मेरा ये पूरा डेटा सेट है, ठीक है, और मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि भाई इस डेटा सेट का मोड क्या है, तुरंत फटाफट बताओ क्या मोड है, जबकि मैंने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, 8 एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 4 बार आ चुका है 8, इतनी बार कोई और नंबर नहीं आया। सो द मोड ऑफ दिस डेटा सेट विल बी 8, क्योंकि ये अनग्रुप डेटा था। बट वहीं ऑन द अदर हैंड अगर ऐसा डेटा होगा जिसमें मैंने ग्रुपिंग कर रखी है, क्लास इंटरवल दे रखे हैं, तो ग्रुप्ड डेटा का मोड इज बेसिकली मिड पॉइंट ऑफ दैट क्लास इंटरवल जिसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। तो फिर से इस सैंपल प्रॉब्लम में आ जाते हैं, ये दोनों चीजें आपको ऑलरेडी गिवन है और आपको बोला गया है कि भाई इस पर्टिकुलर डेटा का मोड निकालो, और आपने आइडेंटिफाई तो कर ही लिया कि अच्छा है तो ग्रुप डेटा है। और ग्रुप डेटा का मोड कैसे निकालते हैं, हम पहले क्लास इंटरवल, ऐसी क्लास इंटरवल ढूंढते हैं जिसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। तो इन सारे फ्रीक्वेंसी वाले नंबर्स में से सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है, 10 है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, है ना। तो 10 जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, इसका क्लास इंटरवल है 170 टू 174, और 170 टू 174 का मिड पॉइंट निकल के आएगा 172। दैट मीन्स 172 इज द मोड ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा। ठीक है, सो जब ग्रुप डेटा हो तो उसका मोड निकालना काफी इजी लगा होगा, है ना, इन कंपैरिजन टू मीन एंड मीडियन। मीन एंड मीडियन में तो खतरनाक फॉर्मूलेज आ गए थे, बट मोड बेचारा बड़ा प्यारा सा है। इसमें हम ग्रुप डेटा का इजीली मोड निकाल सकते हैं कि जो भी इंटरवल की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, सिंपली उस इंटरवल का मिड पॉइंट निकाल दो। मिड पॉइंट यहाँ पे हमने कैसे निकाला है, 170 प्लस 174 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, उससे आपका 172 मिड पॉइंट आ जाएगा। सो ये आपके सारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी थे। अच्छा, एक चीज जो रह गई इसमें, ये फॉर्मूला आप प्लीज याद रखिए। जो तीनों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ना, मीन, मीडियन, मोड, इन सबके रिलेशन को डिफाइन करता है ये फॉर्मूला। सपोज आपको कोई क्वेश्चन आया जिसमें मोड और मीडियन दे दिया और आपको मीन निकालना है, तो इस फॉर्मूला की मदद से निकाला जा सकता है ना। कोई भी दो वैल्यूज दिए, तीसरी वैल्यू आप इसकी मदद से निकाल सकते हो। सो मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन सब्ट्रैक्टेड बाय 2 टाइम्स मीन। सो मीडियन की वैल्यू सपोज आपको दे दी 2 और मोड की वैल्यू आपको दे दी 3 और आपको बोला मीन निकालो। सो आप कैसे निकालोगे, 3 इज इक्वल टू, फिर आप कर दोगे 3 इंटू 2 जो कि मीडियन है, 6 आ जाएगा। 6 माइनस 2, सपोज यहाँ पे मैंने मीन को ले लिया है x और 3 मेरा मोड है। तो इस पूरे जब आप सोल्यूशन को सॉल्व करोगे तो आपका x यानी कि आपका मीन निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड टू मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। वंस अगेन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या है बता चुकी हूं ना मैं आप लोगों को। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में हम स्कोर्स की वेरिएबिलिटी को मेजर करने की कोशिश करते हैं कि अलग स्कोर्स कैसे वेरी कर रहे हैं।
सो वो चीज हम मेजर करेंगे यहाँ पे। सो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में मेरे पास रेंज आ सकता है, क्वार्टाइल डेविएशन आ सकता है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ सकता है। व्हाट इज रेंज? रेंज इज वेरी सिंपल, जैसे मोड था ना प्यारा सा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, वैसे ही रेंज प्यारा सा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में है। रेंज इज सिंपली द इंटरवल बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर। सो हम बोलते हैं ना कि सैलरी रेंज क्या है, तो सैलरी रेंज में हम बता देते कि भाई लोएस्ट सैलरी तो हम इतनी दे सकते हैं और हाईएस्ट इतनी दे सकते हैं। सो डेटा सेट का भी रेंज क्या होता है कि जो आपके डेटा सेट में हाईएस्ट स्कोर है सपोज 50 और लोएस्ट स्कोर है सपोज 1, तो उस 50 और 1 के बीच का डिफरेंस यानी कि 49 उसका रेंज हो जाएगा। सो द इंटरवल, द डिफरेंस बिटवीन योर हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर इज योर रेंज। फिर सेकेंड चीज आती है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में, जिसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। व्हाट इज दिस क्वार्टाइल डेविएशन? यहाँ पे नाम में आ रहा है क्वार्टर। ये क्वार्टाइल डेविएशन बेसिकली आपके क्वार्टर सिस्टम पे डिपेंडेंट है। ये हमें हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द डिफरेंट परसेंटाइल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड करने की जगह डिस्ट्रीब्यूशन में जो अलग अलग क्वार्टर्स हैं, अलग अलग परसेंटाइल्स हैं, उनके बीच का क्या डिफरेंस है उसको अंडरस्टैंड करने में हमें क्वार्टाइल डेविएशन हेल्प करता है। तो सपोज अगर मैं बोलती हूँ कि 25th परसेंटाइल है, 25th परसेंटाइल का क्या मतलब है कि 1/4 है डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर देखो मैं बोलूँ 100th परसेंटाइल है तो 4/4 हो जाएगा 100th परसेंटाइल, तो दैट विल बी इक्वल टू 1। लेकिन मैं बोलूँ 25th परसेंटाइल है, सो इट इज 1/4 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। 50th क्या हो जाएगा? हाफ of the total distribution. 75th percentile will be 3/4 of the total distribution and 100th percentile तो है ही total distribution. So यहाँ पे quartile deviation के लिए हम 25th percentile को represent करते हैं as Q1, 50th को as Q2, 75th को as Q3 and 100th percentile को as Q4. और quartile deviation कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? सपोज मुझे कैलकुलेट करने को बोला गया है कि आप मुझे डिफरेंस बताइए बिटवीन द 75th परसेंटाइल एंड 25th परसेंटाइल ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। तो मुझे डेटा सेट दे दिया और मुझे सिंपली बोल दिया कि 75th और 25th परसेंटाइल का डिफरेंस बताओ। अब मुझे पता है कि 75th परसेंटाइल को हम लिखते हैं एज Q3 और 25th को लिखते हैं एज Q1। तो यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 75th परसेंटाइल दैट इज Q3 माइनस 25th परसेंटाइल दैट इज Q1 डिवाइडेड बाय 2। माइनस क्यों किया? क्योंकि मुझे डिफरेंस पता लगाना है दो परसेंटाइल्स का बीच का। अब इससे क्वार्टाइल डेविएशन तो कैलकुलेट हो जाएगी, पर ये Q3 और Q1 क्या है भाई, है ना? Q3 और Q1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसकी वैल्यू तो सपोज हमें गिवन नहीं है। सो यहाँ पे एज इट इज जो हमें, आपको याद है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जस्ट अभी अभी हमने जब ग्रुप्ड डेटा का मीडियन निकाला था तो उसमें हमने कुछ ऐसा ही फॉर्मूला यूज किया था ना, L प्लस n/2 था उस केस में। सो L प्लस n/2 माइनस f अपॉन नीचे fm था बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास multiplied by I was the length of that particular class interval upon which the median lies। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्वार्टाइल डेविएशन के केस में क्योंकि मेरे पास Q3 और Q1 है, तो जो नंबर ऑफ डेटा है मेरे पास n, उसको मैं 2 से डिवाइड नहीं करूंगी, उसको मैं डिवाइड करूंगी डिपेंडिंग अपॉन द क्वार्टाइल आई एम लुकिंग एट। सो Q3 कौन सा क्वार्टाइल है? 75th क्वार्टाइल है। 75th क्वार्टाइल क्या होता है? 3/4 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे n/4 लिखने की जगह मैं 3n/4 लिखूंगी, यानी कि 3/4 ऑफ n। ठीक है, 3/4 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। और सिमिलरली Q1 कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन या क्वार्टाइल है मेरा? Q1 है मेरा 25th परसेंटाइल, जिसमें हम बोलेंगे कि 1/4 डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सो यहाँ पे n/2 लिखने की जगह मैं n/4 लिखूंगी। बेसिकली इट वाज 1n/4, पर 1n अल्टीमेटली n/4 ही हो जाता है ना। और बाकी फॉर्मूला मेरा सेम है एक्सेप्ट दिस FQ। यहाँ पे FQ क्यों आ गया और वहां पे FM क्यों था? वहां पे FM इसलिए था क्योंकि मैं मीडियन के साथ डील करी थी। यहाँ पे क्यों आ गया? बिकॉज आई एम लुकिंग एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ माई क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, उस पर्टिकुलर क्वार्टाइल की फ्रीक्वेंसी पे मैं फोकस कर रही हूँ, ना कि मीडियन पे फोकस कर रही हूँ। सो FQ। बाकी फॉर्मूला इफ यू लुक एट दिट एज इट इज सेम है जैसा कि मीडियन का था, है ना। तो एक बार ही आपने इंडिविजुअली Q3 निकाल लिया, एक बार आपने इंडिविजुअली Q1 निकाल लिया, फिर आप इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड इजीली आपका क्वार्टाइल डेविएशन निकल सकता है ना, हाँ कि ना? ठीक है, निकल सकता है। ऑलराइट,
सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन। अलग अलग परसेंटाइल्स की कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए और बेसिक फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। फिर एक और जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है जो कि है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, अ वेरी वेरी फेमस मेजर ऑफ डिस्पर्जन। स्टैंडर्ड डेविएशन मोस्ट स्टेबल इंडेक्स है वेरिएबिलिटी का। तो जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे स्टेबल इंडेक्स वेरिएबिलिटी का क्या था, सबसे स्टेबल इंडेक्स था हमारा मीडियन। तो वैसे ही मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में सबसे स्टेबल इंडेक्स वेरिएबिलिटी का है स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली हमें ये क्वेश्चन आंसर करने में हेल्प करता है, दैट इज हाउ डेविएंट माय स्कोर्स आर फ्रॉम द एक्चुअल मीन ऑफ द पॉपुलेशन। तो मेरे पास एक पर्टिकुलर डेटा सेट है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का, उसका मुझे मीन पता है, यानी कि उस पॉपुलेशन ने ऑन एन एवरेज कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है। और मेरे जो बाकी स्कोर्स हैं फिर उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के, वो मेरे मीन से या एवरेज से कितने डेविएंट हैं, कितने दूर हैं, कितने पास हैं, कितने अलग हैं, वो चीज मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। ये कुछ फॉर्मूलाज है स्टैंडर्ड डेविएशन की। अगर आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला होगा, और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो कुछ ऐसा फॉर्मूला होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इस पर्टिकुलर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। ये आपका सिंबल हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब अगर आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सो अंडर रूट, और ये साइन क्या है आपका समेशन का साइन, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ। एक्स होगा द वैल्यू इन द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की, वो जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अलग अलग वैल्यूज होती है ना, अलग अलग नंबर्स होते हैं, डेटा सेट्स होते हैं, तो वो चीज एक्स है। म्यू है आपका पॉपुलेशन मीन, कि उस पूरी पॉपुलेशन का क्या मीन है, एंड आप इस पूरे चीज को स्क्वायर कर देंगे एंड डिवाइड करेंगे बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। वहीं अगर आपको सैंपल मीन निकालना हो, ठीक है, सैंपल मीन जो कि मोस्टली हम न्यूमेरिकल्स में निकालते हैं, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन, आप फिर से करेंगे, एक्स सेम रहेगा वैल्यू इन द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, और इस बार यहाँ पॉपुलेशन मीन ना निकाल के एक्स बार दैट इज योर सैंपल मीन, कि भाई उस पर्टिकुलर सैंपल का, यानी कि जितना भी डेटा मुझे अवेलेबल है एज माई सैंपल, उसका मीन निकाल लेंगे और उसको स्क्वायर कर देंगे एंड डिवाइड करेंगे बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस -1। तो 1 हम माइनस कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। अब मुझे पता है अच्छे से, फिर से सर के ऊपर से बात गई होगी, तो आज के वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं, तो प्लीज थोड़ी और हिम्मत रख लो। मैं भी पूरे 50 मिनट से हिम्मत रख के बोले ही जा रही हूँ, वो भी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। सो आप भी बस 5-10 मिनट की हिम्मत और रखिए, बस ये सैंपल प्रॉब्लम करेंगे एंड देन वी आर डन विद टुडेज वीडियो। तो सपोज मुझे ये सैंपल प्रॉब्लम मिली है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज स्कोर्स। ये मेरे पास 5 स्कोर्स हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मेरे पास ये सैंपल के स्कोर्स हैं, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना होगा, सैंपल मीन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करूंगी, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए अपना मीन। तो इस पर्टिकुलर सैंपल का मैं मीन कैलकुलेट करूंगी। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं बता चुकी हूँ, इसी वीडियो में बताया है। जो भी वैल्यूज आपके पास हैं उनका सम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, सॉरी। सो ये सारी वैल्यूज है 12 + 13 + 18 + 19 + 28। कितनी वैल्यूज है, ये 5 वैल्यूज है ना, 1 2 3 4 5। सो इनको हम ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से, और ये सारा सॉर्ट आउट करके मेरा जो मीन निकल के आएगा, मीन ऑफ माय सैंपल, वो निकल के आया 18, ठीक है। अब फिर मैं अपने स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला को पिक्चर में लाती हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन है अंडर रूट ऑफ समेशन, यानी कि टोटल ऑफ x, यानी कि x यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल वैल्यूज इन माय डेटा पॉइंट। जैसे 12 मेरा x है, 13 भी मेरा x है, 18 भी मेरा x है, 19 भी मेरा x है, 28 भी मेरा x है। ऑल ऑफ दीज आर एक्सेस। वाई एक्सेस, क्योंकि x यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है द वैल्यू इन द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूरी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में जो अलग अलग वैल्यूज हैं। x बार क्या है, मेरे पूरे जो सैंपल है उसका मीन, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि है 18। इसका मैं स्क्वायर करूंगी, डिवाइड करूंगी n-1। यहाँ पे n क्या है, n इज द टोटल नंबर ऑफ डेटा सेट दैट आई हैव, जो कि मेरा 5 है, तो 5 - 1 करूंगी। सो नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज। ये सारी चीज मैं पहले ही लिख चुकी थी आप लोगों के लिए, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। सो अब मैं इन सारी वैल्यूज को खोल के सारी वैल्यूज डालना शुरू करूंगी। तो x - x बार का स्क्वायर, पहला x, यानी कि पहला नंबर क्या है मेरा डेटा सेट में, 12। तो 12 माइनस द मीन दैट इज x बार 18, और इसका मैंने स्क्वायर कर दिया।
ठीक है, फिर उसके बाद मैं ऐड करूंगी दूसरा नंबर। ऐड क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे समेशन था ना, इसलिए ऐड होगा। फिर उसके बाद मैं दूसरी वैल्यू के साथ पुट इन करूंगी। दूसरी वैल्यू x मेरी क्या है, 13 है, तो 13 माइनस वंस अगेन माई द मीन ऑफ माई सैम्पल दैट इज 18 एंड स्क्वायर। तो ऐसे करते करते मैं 28 तक जो है, या जो भी लास्ट वैल्यू होगी मेरे डेटा सेट की, वहां तक ले जाते मैं उन वैल्यूज को पुट इन कर दूंगी। डिवाइड करूंगी बाय n माइनस 1। n था मेरा 5, क्योंकि टोटल नंबर 5 है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। ठीक है, अब फिर आप इन ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे। 12 माइनस 18 क्या आएगा, -6 आएगा ना, क्योंकि 18 बड़ा नंबर है, इसके आगे माइनस है तो -6 आएगा। 13 माइनस 8 आपका -5 हो गया, 18 माइनस 8 तो 0 हो गया। सो ये सारी चीजें करते करते आप सॉर्ट आउट कर दोगे, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि क्यों हम स्क्वायर कर रहे थे। स्क्वायर हम इसीलिए कर रहे थे क्योंकि अगर बाय चांस मेरे डेटा में ये नेगेटिव साइन आ जाता है तो स्क्वायर करने से वो नेगेटिव साइन चला जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है ना जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो -6 इंटू -6 विल बी +36। तो इसीलिए हम लोग स्क्वायर करते हैं। बाय चांस कभी वाइवा में आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में व्हाई डू वी स्क्वायर द डिफरेंस ऑफ द डेटा सेट एंड द मीन, क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, तो हम स्क्वायर इसलिए करें ताकि अगर नेगेटिव साइन आए तो हम उस नेगेटिव साइन को रिमूव कर सकें। तो 6 6 36 होता है, और माइनस था यहाँ पे 2 बारी, तो 36 पॉजिटिव में आ गया। 5 5 25 हो गया पॉजिटिव। 0 का तो स्क्वायर आपका 0 हो जाएगा। 1 का आपका 1 आ गया। 10 का स्क्वायर आपका 100 आ गया। इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, 40.5 निकल के आएगा, और इसका स्क्वायर रूट कहीं 6.3 निकल के आएगा व्हेन यू विल सॉल्व ऑल ऑफ दिस। सो इस पूरे डेटा सेट का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ गया, 6.3। अब समझ में आ गया है सबको कि इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे। सपोज ये डेटा सेट था, आपने पहले अपना मीन निकालना है, फिर उसके बाद इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स को मीन से सब्ट्रैक्ट करते जाना है और उस पूरे चीज को स्क्वायर करना है, डिवाइड करना है। टोटल नंबर ऑफ डेटा सेट्स -1। अगर आपका ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो सिंपली आप पॉपुलेशन का नंबर डालोगे और माइनस वाइनस नहीं करोगे, जैसा कि इस वाले आपने फॉर्मूला में देख ही लिया। ठीक है, और फिर आप इन सारी चीजों को अच्छे से मैथमेटिकली कैलकुलेट करके अपना स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। ये था आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। आई होप आपको ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन भी क्लियर है। एंड विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज वीडियो। ठीक है, थोड़ा खुश हो गया स्टैटिस्टिक्स पढ़ के, प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। बहुत मेहनत लगी थी इस पीपीटी को बनाने में, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में, बिल्कुल गला अभी खराब होने वाला है। तो क्या कुछ बेटर समझ में आ रहा है आप लोगों को, अब कमेंट करके बताइए। इफ यू हैव एनी डाउट्स, कोई भी डाउट अभी बाकी है तो यू कैन कमेंट मी, डीएम मी ऑन सोशल मीडिया, या ईमेल भी कर सकते हो। और अगर सब कुछ अच्छे से समझ आ गया है तो कमेंट में लिखो, अपने साथी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो। ठीक है, उन्हें भी थोड़ा मोटिवेट करो कि भाई शुरू में हो सकता है वीडियो लंबी लग रही हो पर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंस। आई एम रियली ग्रेटफुल आप लोगों ने इस पूरी वीडियो को देखा है, यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं, मेरी आवाज को टॉलरेट कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स को टॉलरेट कर रहे हैं। बट आई रियली होप कि आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का, उसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करनी भी आ गई होंगी, जो डिफरेंट हमने सैम्पल प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अब और नहीं बोलूंगी, बिल्कुल गले की बैंड बज चुकी है। सो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें हम और भी इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे सब्सक्राइब्ड टू माइंड रिव्यू फॉर मोर सच वीडियोज ऑन साइकोलॉजी। यू कैन गो बैक एंड वॉच लेट्स क्रैक इट सीरीज की अदर वीडियोज, जिसमें हमने अंडर ग्रेजुएशन के लेवल के बाकी पेपर्स भी कवर कर रखे हैं। एंड अपने दोस्तों के साथ तो शेयर कर ही देना, ये मेरे कोई बोलने की बात नहीं होनी चाहिए अब। ठीक है, एंड कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, कीप रेस्टिंग। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय एवरीबॉडी।